इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से हम आपको लगातार अपडेट कर रहे थे एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर ताजा जानकारी ये सामने आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटों पर चुनाव लड़ने पर गठबंधन के सहयोगी सहमत हो गए हैं। एलजेपी को 29 सीटें दिए जाने पर सहमति बनी है, तो आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में 6 सीटें गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर ताजा जानकारी सामने आ चुकी है। जिस तरह से हमने आपको पहले ही इस बात की संभावना जताई थी कि बीजेपी और जेडीयू कोई बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका नहीं, बल्कि गठबंधन के साझा सहयोगी के रूप में चुनावी मैदान में और जनता के सामने जाने को तैयार हैं। तो ऐसे में दोनों को 101 सीटें गठबंधन में मिली हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू एनडीए खेमे में बराबर सीटों के साथ मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में सहमति बन गई है। 101 और 101 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू की सहमति बनी है, तो आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीटों पर सहमत हुई है। सहयोगी अंकित से ताजा जानकारी लेते हैं। अंकित, कशिश न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। हमने संभावना जताई थी कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं होगा, बल्कि जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के साझा सहयोगी के रूप में मैदान में जाएंगे, बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। खबर पर मुहर लग रही है। बिल्कुल दीपक, निश्चित तौर पर देखिए, लगातार मैं 4 दिनों से कशिश न्यूज के दर्शकों को बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ऐसी रहेगी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम सहयोगी दल हैं, आपने लोकसभा चुनाव के समय भी देखा होगा, विधानसभा चुनाव के समय भी देखा होगा कि सभी का सम्मान करती है। उस सम्मान को कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण रूप से सहमति दी गई है। मैं लगातार कशिश न्यूज के दर्शकों को बता रहा था और कशिश टीवी के माध्यम से सभी दर्शक देख भी रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई थी। ऐसे में जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर जानकारी साझा की गई है। उन्होंने लिखा है, संगठित समर्पित एनडीए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा पूर्ण कर लिया है, जो इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोजपा 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रालोमो 6 सीट पर लड़ेगी, हम 6 सीट पर लड़ेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार कशिश न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे थे, उस खबर पर भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव प्रभारी बिहार के उन्होंने मोहर लगा दी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच गए हैं। बस थोड़ी देर में सबसे पहले 2 बैठकों का आयोजन होगा। सबसे पहले पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी और उसके बाद में चुनाव समिति की बैठक होगी, जो सामान्य प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो उसके दौरान रहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पीएम मोदी का पुष्प देकर स्वागत किया है और कहीं ना कहीं जो बिहार के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। चलिए, तो अंकित, मतलब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, तो एक संभावना और भी ये बनती दिख रही है कि आज देर शाम देर रात तक क्या पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर देगी? निश्चित तौर पर देखिए दीपक, जब भी कोई प्रत्याशियों की सूची जारी होती है तो उससे पहले 2 बैठक महत्वपूर्ण बैठक होती है। पहली बैठक पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होती है, दूसरी होती है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है। दोनों में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं होता, बस ये होता है कि जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो सदस्य हैं और पार्लियामेंट की बैठक में जो सदस्य होते हैं, जो वो पार्लियामेंट की जो बैठक होगी उसमें 2 सदस्य नहीं होंगे, बाकी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी सदस्य होंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ी बैठक का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा प्रत्याशियों के नाम पर चिंतन और मंथन होगा। हो सकता है कि कल सुबह तक या फिर देर रात तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय केंद्रीय नेतृत्व कर दे। दीपक, चलिए अंकित, हलचल पर नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए। तो दिल्ली से इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कशिश न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। कशिश न्यूज ने आपको पहले ही बताया था कि महागठबंधन की तरह एनडीए खेमे में जनता के सामने यह संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि कोई बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में नहीं होगा, बल्कि गठबंधन के साझा सहयोगी के रूप में चुनावी मैदान में होंगे। जो 2 बड़े घटक दल हैं उन्होंने एक समान सीटों पर सहमति बना ली है, 101 और 101 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी, जबकि आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 6 सीटों पर सहमति जता दी है। तो चिराग पासवान के खाते में, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में 29 सीटें गई है। चलिए, दिल्ली से इस हलचल को लेकर हम पटना का रुख कर लेते हैं। पटना से हमारे सहयोगी ब्यूरो हेड राजीव रंजन जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। राजीव, कशिश की खबर पर मुहर लगी है, दिल्ली संवाददाता बता रहे हैं कि सीईसी की बैठक के बाद, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद अब शायद पहली लिस्ट भी देर शाम तक जारी हो जाए बीजेपी की।
जी देखिए, लिस्ट जारी होगी, लेकिन जो अभी आप बोल रहे थे बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर के, तो आज तक का इतिहास एनडीए का रहा है कि हमेशा से नीतीश कुमार यानी कि जदयू जो है बड़े भाई की भूमिका में रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से आप उठा करके देख लीजिए कि अब कोई बड़ा भाई नहीं, भाजपा बराबर की साझेदार है और भाजपा ने हमेशा आगे बढ़ करके उनको मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया है शुरू से लेकर के आज तक। वो दिखाने की कोशिश जो थी आज वो पूरी हुई है भाजपा की। इससे पहले भाजपा कभी बराबरी नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही श्रवण कुमार हैं, जदयू के मंत्री हैं, जदयू कोटे से मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री है, उन्होंने कहा था कि जदयू जो है बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, लेकिन अब यहाँ बराबर की भूमिका हो गई। अब रह गई बात कि लोजपा रामविलास के को जो सीट मिली है वो परफॉर्मेंस था। क्योंकि देखिए लोजपा का परफॉर्मेंस सबको जानकारी है कि उसने 5 सीट लड़ी थी और पांचों की पांचों जीती, सबसे बड़ी बात है, और स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा रहा। हम की बात थी, हम के नेता चाहते थे कि उनको एक पार्टी का दर्जा मिल जाए, रीजनल पार्टी का ही दर्जा मिले, इसलिए वो चाहते थे कि कम से कम 8 विधायक हमारे जीत करके आए। लेकिन वो अब सपना उनका पूरा नहीं होगा, क्योंकि उनको भी आका है भाजपा ने और जदयू के लोगों ने। उपेंद्र कुशवाहा के सामने ये चुनौती थी कि वो कहीं जा नहीं सकते थे, और उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से धाराशाही हुए, उसके बाद से ही लगने लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा को भी उतना सीट शायद मिल पाए, ये लग रहा था। अब वो स्थिति स्पष्ट हो गई है और 101 और 29 6 हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी हैं यहाँ आयुषी, ये बहुत करीब से देख रही थी लोजपा रामविलास को। आपसे हमारी तकरार भी हो रही थी कि 26, 29, 30 ये चीज़ें अब सामने आ गई हैं, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, देखिए जब भी चिराग पासवान अगर एनडीए में रहते हुए और नाराज़गी जाहिर करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। वो ये सोचती है कि चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान हैं, वो मोदी से कैसे नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन ये सीटों की गिनती की बात थी और चिराग पासवान की पार्टी क्या उनको सम्मानजनक कितनी सीटें दी जाए, इसको लेकर 3 दिनों तक मान मनौवल हुआ था। यानी कि चिराग पासवान भी मोदी के कितने भी करीब हो, लेकिन जब पार्टी की बात आती है, जब बिहार की राजनीति की बात आती है, तो उन्हें पता है कि रामविलास पासवान की लेगेसी को कैसे उन्हें आगे लेके जाना है। और उसके लिए एक सम्मानजनक सीट जो था, इस पूरे एनडीए गठबंधन में जब सीटों का पेच फंसा हुआ था तो सबसे ज्यादा चिराग पासवान की भूमिका नजर आ रही थी। भले वो अपने मुंह से कुछ ना कहे, बट उनके जो जीजा हैं वो बहुत कुछ वक्त वक्त पर कहते नजर आए थे और इससे साफ दिख रहा था। लेकिन चिराग बीच बीच में उसको पैचअप भी करते थे अपने जीजा के बयान को कि नहीं मैं एनडीए के साथ हूं और मोदी जी का हनुमान हो, लेकिन बुलवाते थे अपने जीजा यानी कि अरुण भारती से। राजीव जी, एक चीज और देखने वाली बात होगी, अभी लिस्ट आने से कुछ देर पहले तक महागठबंधन और एनडीए दोनों पार्टियों में, दोनों गठबंधन की किसी भी पार्टियों के पास जाए तो उनसे पूछिए कि आपकी सीटों का अभी तक क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन आया है, तो कहते थे मैडम हमसे क्या पूछ रही हैं, आप जाके एनडीए वालों से पूछिए ना, उनका भी तो नहीं हुआ है। अब एनडीए वाले भी यही कहते थे, महागठबंधन भी तो अभी तक फंसी हुई है, तो अब हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए कम से कम बिहार में प्रशांत किशोर की पहली पार्टी थी जन स्वराज, जिसने पहली सूची जारी की थी, और उसके बाद अब जाकर एनडीए जो है वो इस चीज को इनिशिएट कर रही है और सबसे पहले अपने गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उनको उनके हिस्से की सीट देकर एक संदेश दे रही है कि आखिर इस गठबंधन में कोई बड़ा भाई और कोई छोटा भाई नहीं है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन एक चीज और है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होनी है, हमको लगता है कि भाजपा का लिस्ट भी आज ही फर्स्ट फेज का जो है लिस्ट है, उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी हो सकती है, लग रहा है जी बिल्कुल। देर रात तक, जब तक कि आज का इतिहास रहा है भाजपा का कि वो पीएम आते हैं, बैठक में शामिल होते हैं, उसके बाद रात के 10 बज जाए 11 बज जाए, लेकिन पहली सूची तो जरूर हम अपेक्षित है, ये लग रहा है कि सूची आ जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, तो जब भी किसी भी राज्य में चुनाव हुआ है तो बीजेपी इन अंतिम चरणों में जाकर एक ऐसी बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की बुलाती है जिसमें प्रधानमंत्री उपस्थित होते हैं। और प्रधानमंत्री की उपस्थिति का मतलब ये है कि फाइनल मुहर लगना, यानी उनके टेबल पे जब वो लिस्ट जाती है उसके बाद वो लिस्ट सीधे जारी हो जाती है। और इसीलिए सीईसी की बैठक 6:30 बजे से शुरू होनी है और ये कितनी लंबी चलेगी मैं आपको बता दूं राजीव, अब तक कई राज्यों
राज्यों के चुनाव में मैं बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रही हूं और हमने जब भी सीईसी की बैठक हुई है तो हमने सोच लिया है कि आज की रात काली होनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे वो जितने भी केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी वहाँ के हो, वो सब घंटों तक मंथन करने के बाद एक एक नाम, एक एक सीट पे 4-4 ऑप्शन को बार बार रिवीजन करने के बाद एक लिस्ट तैयार करते हैं। एक चीज और है। हाँ। अब देखिए, बात हो रही थी महागठबंधन ने सूची नहीं जारी की, कितने लड़ेंगे वो अभी क्लियर नहीं हुआ। एनडीए इसमें आगे आ गई है और मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा तैयारी कर रखी थी कि आज हम अनाउंस करेंगे, उसी तरह जदयू ने भी तैयारी कर रखी है। उनकी लिस्ट फाइनल है, उम्मीदवार भी फाइनल है। अब ये चिराग जी भी ने अपना फाइनल कर ही लिया होगा, 40 का किया होगा तो 29 पर वो अपना तय कर लेंगे। लगता है कि आज देर शाम तक माने एनडीए घटक दलों के पार्टियों का सीट जो है, वो उम्मीदवार जो है, वो हमको लगता है कि फाइनल हो जाएगा। और कल ये देखने को मिलेगा कि एनडीए के लोग, एनडीए के उम्मीदवार जो हैं, फील्ड में उतर करके और अपना नॉमिनेशन करेंगे, लगता है। बिल्कुल, देखिए 17 तारीख पहले चरण के नामांकन की आखिरी तिथि है। अब ऐसे में आज सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ है। सीसी की बैठक के बाद ये पूरी उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जो पहले चरण की सूची है उम्मीदवारों की, वो तैयार हो चुकी होगी। और अगर बात कर ले लिस्ट जारी करने की, तो जैसे ही सीईसी की बैठक खत्म होती है तो अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों में, बैठक खत्म होने के महज समझिए तो 12 घंटे के अंतराल में आपको वो लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है, चाहे वो रात के 12:30 लगभग 1 बजे के करीब हो, अर्ली मॉर्निंग हो या दोपहर के 12 बजे। लेकिन कल दोपहर 12 बजे से पहले ये लिस्ट जो है, पहले चरण की जो लिस्ट है, वो जारी कर दी जाएगी। यानी कि अब बिहार की जनता को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इतने दिनों से वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन होगा उनको उम्मीदवार। हाँ, उम्मीदवार होगा। लेकिन हमारे साथ आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। क्या कहेंगे, बहुप्रतीक्षित तनातनी की स्थिति, अब टूटेगा गठबंधन, तब टूटेगा गठबंधन। इधर महागठबंधन का एक साथी जो है वीआईपी के मुकेश सहनी, ये कहते हुए निकल गए पटना एयरपोर्ट से कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या लग रहा है, आप तो एनडीए ने तो क्लियर कर दिया अपना। नहीं, लोकसभा चुनाव की तरह एनडीए ने इस बार भी इस मामले में कम से कम बाजी मार ली है और एक कदम आगे है। शुरू से ही कहा जा रहा था कि एनडीए में चाहे जितना भी पेच फंस रहा हो, शीर्ष नेतृत्व है उसको टैकल कर लेगा, और ठीक हुआ भी वैसे ही। और यहाँ पर भी एज मिल गया है एनडीए को। अंतिम दौर में कुछ बात जरूर बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी, खासतौर पर चिराग पासवान से शुरुआत हुई, फिर मांझी, फिर कुशवाहा। लेकिन दिल्ली बुला करके सबको मनाया गया, सबको बताया गया, समझाया गया, कंपनसेट किया गया। 6 सीटों पर अगर मांझी माने हैं तो जरूर कुछ न कुछ प्रोमिसेज हुए होंगे, कुछ न कुछ कमिटमेंट बीजेपी की तरफ से किया गया होगा। वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, मांझी जी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग एकजुट हैं, अंतिम सांस तक हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। जो पहले विकल्प की बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि अंतिम वक्त में हम लोग इस विकल्प पर भी चर्चा करेंगे कि 6% वोट लाना है तो अलग से चुनाव लड़ें। लेकिन वहाँ से चीज़ें यहाँ तक आई है तो ज़रूर अंदर खाने बहुत सारे कमिटमेंट हुए होंगे, बहुत सारी वार्ता हुई होगी, जो कि आने वाले दिनों में वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी। 6 सीट जरूर दिख रहा है उपेंद्र कुशवाहा मांझी को। लेकिन अगर सरकार बनती है तो देखा जा सकता है कि मंत्रिमंडल में इनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, वहाँ पर बीजेपी और जेडीयू से कुछ हद तक कुर्बानी ली जाए। तो ये सारी चीज़ें अंदर खाने चलती है। और बीजेपी आज की तारीख में उस स्टेटस में है, मतलब वहाँ पर है, उस स्थिति में है कि वो उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है, और वो किसी तरीके से सामने वाले को मना सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी की तरफ से दी जा सकती है। केंद्र में सरकार है, बिहार में भी उसकी सरकार रही है, राज्यसभा की सीटें कई खाली हो रही हैं। बिल्कुल, विधान परिषद की सीट हैं। हाँ, चिराग पासवान हमेशा की तरह इस बार भी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ठीक ही कहा था इससे पहले कि जो आकलन किया जा रहा है, जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही है कि मुझे इतनी सीटें यानी 20, 22, 23, 24, 25, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उन्होंने एक संकेत दे दिया था, अंदेशा जता दिया था, संभावना जता दी थी कि इससे ज़्यादा सीटें उन्हें मिलने जा रही है। और इस पर वो बात कर रहे थे और वार्ता सफल रही थी। इसी आधार पर वो बोल रहे थे कि इतनी सीटें मिल जाएगी। और एनडीए के या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बखूबी इस बात का अंदाजा है कि चिराग पासवान कितने
बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के और कितने अहम प्लेयर हैं बिहार में अगर सरकार एनडीए की लानी है तो। एक तो तेजस्वी का काट भी है, युवा चेहरा जो मामला आयुषी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आई है, आयुषी बताएं। हाँ आयुषी आप बताएं क्या आया है, आप बड़ा राजीव जी आपको मैं बता दूं, ब्रेकिंग की तो बौछार हो रही है, हर मिनट ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जो मुझे लगता है कि हमारी जो दर्शक है वो देखने के लिए बिल्कुल इच्छुक होगी। चिराग पासवान, देखिए यहाँ पे सिर्फ गिनती की बात नहीं थी, मनपसंद सीटों की भी बात थी कि आखिर पार्टियां किस तरीके से अपने सीटों का चयन करती है, और ऐसे में चिराग पासवान के ऊपर क्या फॉर्मूला लागू किया गया वो हमने क्रैक कर लिया। आपको बता दें 3 ऐसी सीटें थी जिसको लेकर चिराग पासवान अपनी बात रख रहे थे और बार बार रख रहे थे कि ये 3 सीटें लोजपा के खाते में आनी चाहिए। आपको उसमें से बता दें कि हिसुआ वो सीट है जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आता है, और यहाँ से आरजेडी जो है हिसुआ नवादा में आता है, हिसुआ बक्सर में नहीं है, बक्सर जिला विधानसभा लोकसभा नहीं है, मुझे जानकारी जी 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 बिल्कुल ठीक है। देखिए थोड़ी बहुत जानकारी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मैं अगर सीटों की बात कर लूँ तो हिसुआ वो सीट है, गोविंदगंज वो सीट है और ब्रह्मपुर वो सीट है, जिन तीनों सीटों के लिए जो है चिराग पासवान डटे हुए थे और कहे थे कि ये तीनों सीट उनके खाते में जानी चाहिए थी, जिसमें से एक सीट जो है जिस पर बीजेपी के विधायक पिछली बार चुने गए थे, लेकिन इस बार वो सीट जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में गई है। तो यहाँ पे सिर्फ सीटों की गिनती नहीं, क्वालिटी ऑफ सीट्स और जातीय समीकरण कैसे बैठेगा, पिछले चुनाव में उन सीटों पे कितने मार्जिन से नुकसान पहुंचा था और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, और क्या जिस तरीके से इसमें मैं जोड़ रहा हूँ, जैसे आपने बोला ब्रह्मपुर, तो ब्रह्मपुर मांगने के पीछे रीजन था कि उनके जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उनके लिए उन्होंने ब्रह्मपुर सीट मांगा था। और गोविंदपुर की जो आप बात कर रही हैं वो राजू तिवारी के लिए मांगा था, गोविंदगंज वो राजू तिवारी के लिए उनका स्टैंड था कि मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी लोजपा रामविलास के, तो उनके लिए मांगा था। और हिसुआ तो खैर वो पहले से भी चाहते थे, और हिसुआ तो चूंकि बीजेपी न जदयू किसी के खाते में नहीं था, इसलिए वो तो मिलना ही था। तो ये एक तरह से कहा जाए कि चिराग पासवान इस मामले में अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है जैसे जिस तरह की बातें आ रही है। जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से चिराग पासवान की राजनीति पिछले 5 सालों में देखने को मिली है, क्योंकि ये वही चुनावी वक्त था पिछली चुनाव का जिस वक्त चिराग पासवान ने अपने स्वर्गीय पिता को खोया था। रामविलास पासवान जी, चुनावी धमक के बीच में उनकी विदाई की गई थी, और उसके बाद चिराग पासवान के साथ क्या हुआ वो पूरा बिहार जानता है। एनडीए से अलग हुए, अकेले मैदान में उतरे, नीतीश को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस वक्त जो है हालात बदल चुके हैं, उसका भी नुकसान उनको झेलना पड़ा। अकेले वो लोजपा के एकमात्र सांसद रह गए, और उनके चाचा जी पशुपति 5 सांसदों को लेकर के अलग पार्टी का डिमांड कर। एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है, आशुतोष जी क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल ब्रेकिंग नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी खबर है, चूंकि ये तो अनाउंसमेंट हुआ है मतलब एक्स पर पोस्ट करके, तो क्या वाकई में इस पर सहमति सारे दलों की है जो एनडीए के पार्ट हैं? तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें सामने आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से पोस्ट डाला गया है कि सीट बंटवारा हो गया है सौहार्दपूर्ण वातावरण में। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी ये चीज़ें हो गई है, लेकिन अब तक मांझी का पोस्ट नहीं आया है। इंतजार करते हैं। मांझी जी चूंकि फ्लाइट में है, दिल्ली से पटना लैंड करेंगे तब शायद पोस्ट की बात आएगी, लेकिन उनकी भी सहमति है, तब तो वो वहां बोल करके निकला है कि अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे वो। नहीं बिल्कुल सहमति तो है ही, तब जाकर के ऐलान हुआ है। अगर सहमति बगैर सहमति के ही करना होता तो कुछ दिन पहले ही ये चीज़ें हो जाती, लेकिन सहमति बनाने के लिए ही इतना समय लिया गया है। और क्या क्या पोस्ट आया, ऐसे उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जो संजय झा का भी पोस्ट आया कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया। एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथी इसका हर्ष के साथ स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित एवं एकजुट हैं। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। ये उपेंद्र कुशवाहा का अगर ट्वीट आपको आ गया होगा तो वो चूंकि दर्शक ज्यादातर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के थे, चिराग को लेकर के तो हो गया था कि चिराग मान गए 2 दिन पहले ही, लेकिन इन दोनों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा का भी आया है। उपेंद्र कुशवाहा का, हम एनडीए साथियों ने मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूरा किया। उसके बाद आंकड़ा है बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी 29, आरएलएम 6, हम
अच्छे एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इस सर्वसम्मत निर्णय का हर्षपूर्ण स्वागत करते हैं। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। तो यहाँ तो एक चीज हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि एनडीए में अब कुछ नहीं रखा है, सीटों का बंटवारा हो गया, उम्मीदवार का चयन पहले से हो रखा है, अब सिर्फ औपचारिकता रह गई है उद्घोषणा की। लेकिन महागठबंधन की क्या स्थिति है? मुकेश सहनी तो अलग राग अलापते हुए दिल्ली निकले हैं। महागठबंधन की स्थिति से पहले हम चिराग पासवान का भी पोस्ट बताते हैं। हम एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया है। उसके बाद आंकड़ा है, फिर से वही चीजें हैं, बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। इस बार पूरे दम के साथ बिहारी फर्स्ट के साथ ये चीजें चिराग पासवान ने ऐड ऑन किया है अपने पोस्ट में। मतलब बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसको वो आगे भी कैरी ऑन करने वाले हैं। ये चिराग पासवान शब्द जो हैं आप दिखा रहे, ऊपर के शब्द देख ले तो सारे के ट्वीट में एक ही शब्द है, सीटों का बंटवारा एक ही है, लेकिन उनका जो पंच लाइन होता है अपने पार्टी का चाहे अपने सोच का, वो थोड़ा सा डिफरेंस खाली है, लेकिन वो एनडीए के साथ वाली है। बिल्कुल एनडीए के साथ हैं और मजबूती से साथ हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी में उन्होंने आस्था जताई है कि पीएम मोदी के रहते हुए मुझे अपने आत्मसम्मान की चिंता नहीं करनी है। तो कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भर के सीटें दी थी, उनको 5 सीटें दी थी, जिसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था पहले, क्योंकि वो तमाम सीटें पशुपति पारस के खाते में थी। उसी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में भी जब कहा जा रहा था कि 20, 22, 23, 24 मैक्सिमम 26 तक आ रहा था, वहां पर 29 सीटें दी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें कहीं से भी इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि चिराग पासवान कितने अहम हैं बीजेपी के लिए भी और प्रधानमंत्री मोदी के कितने करीब हैं, ये भी दर्शाता है। हनुमान है वो। तो जरा महागठबंधन की भी तो चर्चा कर ले हम लोग, क्योंकि ये दर्शक चाहते हैं कि जब एनडीए का सब कुछ हो गया तो महागठबंधन कहाँ फंस रहा है कि कहाँ अभी तक उनके यहाँ तो ये भी नहीं क्लियर हुआ है कि एक साथ बैठ करके ये तय करें कि हाँ हम लोग इतने पर लड़ेंगे, इतने पर लड़ेंगे। इस पर चर्चा भी नहीं हो रही है अभी तो। नहीं, बिल्कुल महागठबंधन में चीजें नाजुक मोड़ पर है, हम कह सकते हैं नाजुक मोड़ पर, इसलिए कभी भी टूट सकता है महागठबंधन। हम थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे, टूटने की बात तक नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ स्थिति नाजुक है। मुकेश सहनी का जो बयान था वो उस ओर इशारा कर रहा था। बिल्कुल मुकेश सहनी ने संकेत दे दिया है, हंसकर ही, लेकिन बहुत कुछ बोल दिया है। और पहली दफा इतने सालों से, यानी लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक सैकड़ों बयान उनके आए होंगे, खासतौर विधानसभा चुनाव की जो सीट बंटवारे की जो प्रक्रिया चल रही है उस दौरान कई बार पत्रकारों से सामना हुआ उनका। पत्रकारों ने तीखे सवाल भी पूछे, लेकिन हर बार उनका यही कहना था कि सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, हम डिप्टी सीएम बनेंगे, इतनी सीटें मिलेगी। लेकिन पहली बार उन्होंने एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने से पहले कहा है कि महागठबंधन अस्वस्थ दिख रहा है और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दिल्ली में सारे डॉक्टर हैं, वहां पर उपचार करा के लौटेंगे तो बताएंगे। सीटों की संख्या महागठबंधन में टूट का एक तो बीजारोपण हो गया है कि पशुपति पारस की जो रालोजपा है उसने तो कर दिया है कि हम लोग विकल्प पे बात कर रहे हैं और हमको 2-3 सीट ही मिल रही है, इससे हम इनके साथ नहीं जाएंगे, चाहे इनमें विलय नहीं करेंगे। और असउद्दीन ओवैसी बसपा का नाम लेते हुए बजाते और उस पर निर्णय लेके बिल्कुल देखिए, एनडीए से अलग होने के बाद आरएलजेपी यानी पशुपति पारस की पार्टी कहीं पे नहीं थी। लेकिन लास्ट टाइम में कृष्णा अल्लावरू जब महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी तब वो सामने आकर के उन्होंने बताया था कि आरएलजेपी और जेएमएम भी महागठबंधन के पार्ट होंगे। तब से ये माना जा रहा था कि इनसे भी बातचीत चल रही है, डील हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि अब तक वो महागठबंधन के साथ ही चल रहे थे, लेकिन आज जो बैठक के बाद उन्होंने बातें कही है वो ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन में या महागठबंधन ने उनको भाव नहीं दिया है, महागठबंधन में भी उनकी बात नहीं बनी है। उनकी पार्टी में भी एक तरह से अलग अलग स्वर हो गए। सूरजभान सिंह उनके प्रवक्ता जो हैं वो उस बैठक में शामिल भी नहीं हुए। बिल्कुल हाँ, श्रवण अग्रवाल आज की बैठक में नहीं थे और सूरजभान सिंह भी थोड़ी देर बैठक जो शुरू हुई थी पशुपति पारस ने बुलाई थी, अहम मीटिंग थी, जिलाध्यक्ष लोग पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही सूरजभान सिंह 10 मिनट के लिए गए, चाय पी करके चले आए। पूरी मीटिंग के दौरान वो गायब रहे। लेकिन हाँ,
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो वो ऐन वक्त पर वहां पर नजर आए पशुपति पारस के साथ। ठीक वैसे ही प्रिंस राज भी कई महीनों से फ्रेम से गायब है, दिल्ली में रहने की खबर आ रही है, लेकिन वो भी अंतिम वक्त में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वो भी पशुपति पारस के साथ यानी चाचा के साथ वो भी नजर आए थे। तो तीनों ने ज्वाइंट रूप से पीसी की, लेकिन सबने अधिकृत कर दिया है पशुपति पारस को। और पशुपति पारस के जो बयान लेकिन अलग है। हाँ, जो बॉडी लैंग्वेज लग रहे थे उससे ये साफ है कि वो लोग थर्ड फ्रंट बनाने की सोच रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और उसके बाद ओवैसी की पार्टी और भीम आर्मी भी हो सकती है, हालांकि भीम आर्मी से बात शायद बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये लोग चलेंगे, चूंकि महागठबंधन ने या तेजस्वी यादव ने ऑफर दिया था उनको कि आप अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर लीजिए, 2-3 सीटें हम लोग दे देंगे। तो 2-3 सीटें क्या, प्रिंस राज के लिए, पशुपति पारस के लिए और सूरजभान सिंह या उनकी पत्नी के लिए। लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए, पार्टी में भी विरोध हो गया कि जो रामविलास पासवान की राजनीति करते हैं उन्हीं के नक्शे कदम पर, आदर्शों पर चलते हैं, तो अगर वो विलय हो जाएगा तो फिर ये गलत मैसेज आएगा। और उनका कंपटीटर कौन है, तो चिराग पासवान को ये कहते हैं। और पिछले दिनों पशुपति पारस ने चिराग पासवान के लिए जिस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था वो भी उनके पार्टी के लोगों को नागवार गुजरा है। इसी वजह से सारी चीज़ें हो रही थी। और अब ये मान के चल सकते हैं कि एनडीए से तो पहले ही उनका खत्म हो गया है, महागठबंधन में भी उनकी दाल नहीं गली है और आने वाले दिनों में वो अलग फ्रंट बना करके चुनाव में लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। दीपक, जिस तरह से एक और भी इंफॉर्मेशन आया है, पहले आईसी के पास चलते हैं, नया चीज, अलग अलग चीज लेकर के आ रही है, अब क्या है? जी, मैंने एक बहुत रोचक चीज़ इसमें पता किया है। जितने नेताओं ने ट्वीट किया है, देखिए इससे एक संदेश भी दिया गया है। जितने भी ट्वीट आए हैं, एक ही शब्द, एक ही तरीका और एक ही तरीके से उस सीटों के बंटवारे का वर्णन करना जो है, चाहे वो बीजेपी हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, जदयू हो, सब हो। अब ऐसे में सर ने तो पढ़ के बता दिया कि उन्होंने ट्वीट क्या किया है, लेकिन इससे बीजेपी की मैनेजमेंट, संगठन कितनी मजबूत है, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाए, लेकिन बीजेपी किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकती है और उसके बाद जो मैसेजिंग देने की कोशिश करती है वो हमेशा स्पष्ट रहता है। वो दिख भी रहा था, जिस तरह से लोग रुष्ट हो रहे थे, पार्टियां रुष्ट हो रही थी, उनके नेता उनके घर पहुंच रहे थे, यहाँ पटना हो या दिल्ली हो, हर जगह वो मैनेजमेंट तो उन्होंने दिखा दिया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और घर जा करके, भाई आप बड़े हैं, भाजपा तो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उनके सहयोगी जितने हैं या तो रीजनल है या फिर नित्यानंद राय जी ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि नित्यानंद राय जी चिराग के भी बेहद करीबी हैं, उनसे उनके व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं और इसी को लेकर भाजपा ने नित्यानंद राय को सबसे आगे रखा और कहा कि आप ही जाइए और उनसे जानिए कि उनके मन में क्या है और उसके बाद उसका हल निकाला जाएगा। और देखिए, नित्यानंद राय की अहम भूमिका रही चिराग पासवान को लेकर, लेकिन अंततः जो तस्वीर आज के समय में टीवी स्क्रीन्स पर और जो हम अपने माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जो ट्वीट पर और सोशल मीडिया पर दिख रहा है, वो यही कि क्राइसिस कितनी भी बड़ी हो, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में हमेशा इतनी क्षमता होती है, इस तरह की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी होती है कि वो तुरंत ही एक मैसेजिंग दे दिया जाता है कि हम एक हैं और हम किस तरह से नेक हैं। और ऐसे में आप समझिए कि जीतन राम मांझी फ्लाइट में बैठने से पहले, अभी वो पटना लैंड करने वाले होंगे, लेकिन फ्लाइट में बैठने से पहले वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट में वो मोदी के प्रति अपना आभार और प्यार जताते हैं। क्या उस ट्वीट की जरूरत थी? वो ट्वीट एक मैसेज था, एक संदेश था कि जीतन राम चिराग ने भी किया था, चिराग ने भी ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री को लेकर के कि प्रधानमंत्री जहां है वहां सम्मान है। जी, तो ये जितनी भी ट्वीट्स जो वक्त पे सामने आए हैं, खास तौर पे मान मनोबल और सीटों के बंटवारे के गुत्थियों को सुलझाने के बाद, वो सभी ट्वीट एक मैसेजिंग का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी मांझी भले ट्वीट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन उन्होंने बैठने से पहले ही ट्वीट करके संकेत दे दिया था कि जो भी होगा उन्हें स्वीकार होगा। उन्होंने सीट का नहीं बताया। चिराग पासवान ने नित्यानंद राय की बैठक के बाद सीधे बाहर निकलकर बोले कि वो मोदी जी को छोड़ के कहां जा सकते हैं। तो देखिए, साफ तौर पे बीजेपी की जो मैनेजमेंट रही है किसी भी राज्य के चुनाव को लेकर। थोड़ा सा हम लोग एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता हैं राम पुकार जी का, उनका सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं वो। देखिए राम पुकार जी, क्या है प्रतिक्रिया, सबसे पहला रिएक्शन? 6 सीट मिली है आप लोगों को। जी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एनडीए गठबंधन में सहयोगी दल होने के नाते 6 सीट
मिला है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने 6 सीट का उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। तो एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए हमें 6 सीट मिला है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चलने को तैयार है। अच्छा, ये कुछ बता पाएंगे कि ये 6 कौन कौन सी सीटें हैं? क्लियर हो गई है? नहीं, ये तो संवाददाता सम्मेलन में ही पांचों पार्टी के सभी नेता इसकी घोषणा करेंगे। तत्काल अभी सीटों की संख्या की घोषणा की गई है, जिसमें 101 बीजेपी है, 101 जदयू है, 29 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, 6 हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है और 6 हिंदुस्तान में आवाम मोर्चा। अच्छा, ज्वाइंट पीसी कब होने वाली है जहां पर आपके नेता? अगले समय तक का इंतजार कीजिए। बहुत जल्द आप लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी कि किस विधानसभा सीट पर कौन उम्मीदवार। आप लोग संतुष्ट है ना, इससे खुश है ना? बिल्कुल, जब हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी संतुष्ट है तो उनके साथ हम लोग चलने वाले हैं। और बहुत सी जरूरी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब संतुष्ट है तो तमाम कार्यकर्ता भी संतुष्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामपुकार जी। एनडीए तो इम्पैक्ट हो गया, एकदम लग रहा था कि जैसे अब बात बिगड़ रही है, तब बात बिगड़ रही है। एक बैक ऐसी स्थिति बन गई कि मैंने ये लग नहीं रहा कि एनडीए वही एनडीए है मैंने 2 घंटे पहले तक। और आज इंडिया अभी जो जिस तरह से आ रहा है सामने, क्या कहेंगे इसको आप? नहीं, बिल्कुल, देखिए चीज़ें जब जितनी तेज़ी से बिगड़ती है और बन जाती है, यानी दोस्ती में जब दरार आती है और जो फिर से दोस्ती होती है तो फिर सारी चीज़ें भुला दी जाती है और वो और प्रगाढ़ हो जाती है। उसी तरीके से हम के भी जो मुख्य प्रवक्ता है उनको भी हम फोन लाइन पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि हम का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। विजय जी, कशिश न्यूज से बोल रहे हैं, आशुतोष। हेलो। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। पहला रिएक्शन लाइव पे हैं, आप जुड़े हुए। 6 सीटें मिली हैं, सब कुछ हो गया ना कायदे से? हाँ, तो क्या रिएक्शन है आपका? लाइव जुड़े हुए हैं आप। कोई रिएक्शन नहीं है। मैं सम्मान करता हूँ, एनडीए गठबंधन में हूँ, एनडीए गठबंधन में रहूंगा। जो शीर्ष लीडर ने दिया मैं सम्मान करता हूँ। नहीं तो जिस सम्मान की बात आप लोग कह रहे थे, 10-15 सीटों की डिमांड हो रही थी कम से कम, अब 6 सीट, पिछली बार से भी कम, तो कहीं दबाव तो नहीं दिया गया है कि इतनी सीटें ले लीजिए? कोई दबाव नहीं था, कुछ मजबूरियां थी। देखिए, जब हम एनडीए गठबंधन एनडीए परिवार में हैं तो कुछ मजबूरियां को देखते हुए जो लोगों ने समझाया, कहा, शीर्ष लीडर ने हम लोग मानने का काम किया है। अच्छा, ठीक है। 6 सीटें कौन कौन सी है, कुछ बता पाने की स्थिति में है फिलहाल? नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ। 6 सीट अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दिल्ली में हैं जी। बात होती तो अभी मैं बताऊंगा। जो 4 सीटिंग सीटें हैं आपकी, वो तो है ना कि अदला बदली भी हुई है? नहीं, वो कंफर्म है। 4 सीटें जो हमारे कंफर्म है। अच्छा, मखदूमपुर के बारे में कहा जा रहा था, उस पे क्या है, कुछ बता पाएंगे? देखिए, मखदूमपुर से पिछले हमारे कैंडिडेट लड़े थे जी, देवेंद्र माझी। देवेंद्र माझी जी फिर लड़ेंगे, कोई ना कोई वहाँ लड़ेंगे। अच्छा, चलिए, तो ये 5वीं सीट हो गई। अच्छा, ये विजय जी ये बताइए कि आपके राष्ट्रीय, मैं राजीव रंजन बोल रहा हूँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी दिल्ली में हैं, तो क्या वो 2 सीट को जो लेकर के है, 4 तो आप जो जीते हैं वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, 5वीं सीट भी बता दी उन्होंने। 5वीं सीट भी आपने बता दी, 6ठी सीट तो क्या बचता है? उसमें कुछ इधर उधर होने वाला है क्या? जो जिसमें लड़े थे आप, उसमें भी चेंजिंग है क्या? नहीं, कुटुंबा है। अच्छा, ठीक है, चलिए, ये कशिश न्यूज पर कहा जाएगा कि ये 6 की 6 सीटें हम सेकुलर की, हम लोगों ने कशिश न्यूज पर ये बता दिया है कि हम का 6 सीट जो है, कौन कौन सा सीट है, ये हमने स्पष्ट किया। क्या आप क्लियर कर दीजिए? यानी कि राजेश राम के सामने में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके सामने में जीतन राम मांझी के उम्मीदवार ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। मखदूमपुर से जीतन राम मांझी के दामाद हैं देवेंद्र माझी, जो पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक बार फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा हम के जो मुख्य प्रवक्ता हैं विजय यादव जी, उनका कहना है। और 4 जो सीटिंग सीटें हैं उनकी, वो ऑलरेडी हैं, यानी टोटल 6 सीटों पर हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया कि माझी का अब तक रिएक्शन नहीं आ रहा था, चूंकि फ्लाइट में है या जो भी वजह है, तो माझी का रिएक्शन जरूर नहीं आया, लेकिन माझी ने अपने जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, सबको मैसेज दे दिया है, सर्कुलेट कर दिया है। अगर नहीं हुआ होता तो फिर विजय यादव जी लाइव हम लोगों के साथ नहीं जुड़ते। तो
तो ये देखिए दीपक, अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है, हेल्दी डिस्कशन किया है और उन बारीकियों तक पहुंचने की कोशिश की है कि एनडीए में किस तरह से बात बन गई है और कितनी एकजुटता है इन लोगों में, उस पर डिस्कशन किया है। और बारीकियों के साथ ट्वीट का लाइन भी आपको बताया, दर्शकों को बताया कि लाइन जो है किस तरह से एकदम टैली कर रहा है। हाँ, टैग लाइन कुछ बदल सकता है क्योंकि सब पार्टियां का अपना टैग लाइन होता है, सभी लोग अपना अपना कुछ इसमें अलग डालते हैं, लेकिन वो नीचे है। लेकिन ऊपर का मतलब 6-7 लाइन जो है वो एक है, यानी कि एकता का प्रतीक, एनडीए की एकता का प्रतीक है। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल कर लिया गया है। तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं जिस पर सभी दलों की सहमति बन गई है। आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीटों पर सहमत है, संतुष्ट हैं। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।